हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्केलेट एकेडमी पर। आज हमारे साथ अमित वर्मा सर हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जो वीडियो है इसका विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों, जब भी आप किसी परीक्षा के लिए जाते हैं तो देखते हैं परीक्षा के कई चरण होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। कई कई परीक्षाओं में सीधे रिटन एग्जाम होता है, फिर सीधे हमारा क्या हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, या फिर मेंस होता है, या फिर उसके बाद डायरेक्टली क्या होता है, हमारा इंटरव्यू होता है। और आप देखेंगे कि मार्केट में जो परीक्षाएं हैं रिटन या ऑब्जेक्टिव, उनके तो बहुत सारे पास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार का जो हिस्सा होता है, उससे जुड़े कुछ भी चीज़ें हमें मिल नहीं पाती। और जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं, हमारे जो छात्र हैं, जो इंटरव्यूज के लिए भी बैठ रहे हैं, या जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, या जो तैयारी की शुरुआत के फेज में है, उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में एक ही सवाल रहता है कि चलो हम हमारे पास एक पेपर है पास्ट ईयर का, ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव का, तो हमें पता है कि क्वेश्चंस रिटन में या ऑब्जेक्टिव में कैसे आते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्रैक्टिसेस को अकॉर्डिंगली शेप कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू यानी कि जो साक्षात्कार है, वो एक ऐसा होता है जिसका कोई भी सेट पैटर्न हमारे सामने नहीं होता। हमारे पास ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता जिससे हमें ये पता चल सके कि पूर्व में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। और इसके चलते जो स्थिति होती है वो कहते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाने जैसी होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होता जिससे अपने आप को आप चेक कर सको अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान ही कि आप सही जा रहे हो या नहीं। तो हमें ऐसे तो गाइड कर सकते हैं जिन्होंने इंटरव्यू को अटेंड किया हो। एटलीस्ट वो ये बता सकते हैं कि इंटरव्यू का माहौल कैसा होता है, पैनल कैसा होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, या एटलीस्ट उनसे कैसे सवाल पूछे गए। तो आज हमारे साथ अमित वर्मा सर हैं, जिन्होंने अभी यूपीपीएससी एई का इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। और इनसे समझते हैं, इनसे जानते हैं, कि जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा इनका साक्षात्कार, कैसे सवाल पूछे गए, पैनल का रुख कैसा था, पैनल कैसा था, कौन कौन था पैनल में, पैनल का जो पूरा कॉम्पोजिशन है, और इन्होंने कैसे जवाब दिया, ये सारी चीजें हम इनसे समझते हैं। तो सर, स्वागत है आपका। ये बताइए सर, आपसे जवाब गया पैनल में, तो कितने लोगों का पैनल था? अभिषेक, वहाँ पे बेसिकली 3 लोग का पैनल था। तीन मेंबर्स थे। 2 सर लोग आपके टेक्निकल के थे, और एक आपके जो बीच में सेंटर में थे, वो आपके जो है वो मेन एचआर आप समझ लो। वो एक एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में कोई रिटायर्ड रहे होंगे, तो वो थे। तो बेसिकली जब मैं गया इंटरव्यू देने, तो पहले तो जाहिर सी बात है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था कि क्या होगा, कैसे सवाल, जैसे कि और जितने भी स्टूडेंट्स सबके मन में रहता ही है कि यार वहाँ जाएंगे, क्या सवाल पूछेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, और कैसे कैसे आपको बताना है वहाँ पर, ये भी चीज़ बतानी। तो इसके लिए हम लोग बहुत से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत सी कोचिंग वगैरह होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो यार बेसिकली चीज़ ये है कि उन इंटरव्यूज में मैं नहीं मानता कि वो आपको ज़्यादा नॉलेज देते हैं। वो बेसिकली बस आपको ये बता देंगे कि आपको कैसे, जो बिल्कुल ही जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, कि उन्हें कैसे फेस करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बंदा टेक्निकल करके आ रहा है तो इंटरव्यू फेस कर सकता है, उसको उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है कि वो गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करे। दूसरी चीज़, हाँ, मैं आपको बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि उस समय क्या क्या मेरे साथ हुआ। कि जब मैं वहाँ पे गया लोक सेवा आयोग के भवन में, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने लाइन लगा करके सभी को अंदर, एक भवन था वहाँ पे, एक्चुअली लोक सेवा आयोग बहुत बड़ा है, वहाँ पे अलग अलग भवन, बिल्डिंग काफी बड़ी है, उसके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो उसको वहाँ पे भवन कहते हैं। तो वहाँ फर्स्ट टाइम जब मैं गया, तो मैंने तो सबसे पहले, जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भवन था, जो बिल्डिंग थी, जो सेक्शन था, उसमें मैंने सबसे पहले जाते ही वहाँ पे पैर छुए। तो 2-3 लोग तो मेरे साथी को मुझे देखने लगे कि क्या कर क्या रहा है। और फिर जैसे ही मैंने छुए, मेरे पास से जितने भी लोग आए उन सबने स्टेयर्स के पैर छुए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वैसा ही था जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद भवन जाते हैं। तो संसद भवन की जो पहली सीढ़ी होती है, उस पे मस्तक रख करके उसको सम्मान देते हैं। सर ने भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश की। मैंने, मतलब मेरे माइंड में वो सब चीजें नहीं थी कि मोदी जी ने क्या किया, बट मैं ये था कि जाऊंगा, तो मैंने ऐसे मेरे मन में आया तो मैंने वो चीज़ करी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अलग जो सेक्शन बना हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें वहाँ पे सीट्स चेयर पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए जा करके। मेरा एक दोस्त और भी था, तो हम दोनों साथ में ही गए थे इंटरव्यू देने, और हम लोग का इनकेस एक दिन ही पड़ा था। तो वहाँ पे जब अलग अलग सेक्शन थे, तो हम लोगों ने अपने फाइल्स सबमिट कर दी, जो जो डॉक्यूमेंट था, और इंटरव्यू लेटर था, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे।
एक चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ की कि जैसे कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कुछ एटलीस्ट समय देंगे कि आप हफ्ते भर का समय या 10 दिन का समय के बाद आप वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो। ऐसे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोटे में कोई बंदा है जिसने कोटे में क्वालिफाई किया, मान लो वो ओबीसी है या एससी है, तो उसको अगर अगर उसने उस चीज़ में क्वालिफाई किया है, ओबीसी के नंबर में उसने कट ऑफ क्लियर किया है, तो उसको वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लेटर लगाना जरूरी होता है, वरना वो जनरल में माना जाएगा और उसको जो है सीट नहीं मिल पाएगी। तो क्या हुआ कि एक कुछ लोग थे वहाँ पर जो अपना इंटरव्यू जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाना भूल गए थे या किस कारणवश नहीं बनवा पाए थे, तो उनको यूपीएससी ने 10-15 दिन का समय दिया। एक्चुअली वो बहुत डर रहे थे कि अब मेरा मैं लेके नहीं आया हूँ, क्या होगा। तो ऐसा मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे कि डर लगे कि आपको मतलब नहीं लाया तो मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा आयोग ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि आपको समय देता है, सफिशिएंट एम्पल टाइम कि आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगा सकते हो। और चीज़ कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बीटेक के फर्जी का डॉक्यूमेंट लगाए होते थे, वो डिप्लोमा के, लेकिन उन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने क्वालिफाई भी किया, लेकिन जब उनके पास डिग्री ही नहीं थी, वो डिग्री वो फेक बना कर लेके आए थे। तो ऐसे कई केसेस वहाँ पे हमको देखे, क्योंकि हमने एक्चुअली ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी थी। इंटरव्यू हमारा सेकेंड इंटरव्यू था, तो हमने लोक सेवा आयोग का ये फर्स्ट था। अब पता ही अभिषेक 5 साल का इसका जो इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है 5 साल का होता है। 2013 में फॉर्म आया था और 18 में बेसिकली से रिजल्ट आया, इंटरव्यू जो है। और आप उसका 5 साल का पूरा प्रोसेस मान लो, अगर यहाँ की इंजीनियरिंग में वैकेंसी आई है लोक सेवा आयोग की, तो 5 साल का इसका पूरा प्रोसेस है आपको अंदर तक जाने के लिए। और इसमें भी फिर बहुत सी चीज़ें आपको कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो मैं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊंगा जो चीज़ हुआ इसके। उसके लिए हमने फिर आपको पूरा का पूरा जितना डॉक्यूमेंट था वो सारा वेरीफाई करा लिया, करीबन 1 से 1.5 घंटा लगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई में। दूसरी चीज़, जब हमारे कम्प्लीटली सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो हमको एक टोकन नंबर दिया गया। उस टोकन नंबर में ना ही हमारा नाम था, ना ही हमारी फोटोग्राफ थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ आपको एक नंबर दिया गया था जो आपको डॉक्यूमेंट जो आपको दूसरे बिल्डिंग सेक्शन में लेकर जाना था, जहाँ पर आपका इंटरव्यू पैनल था, दूसरे भवन में जाना था। तो वही हम लेके चले गए। तो वहाँ पे कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे थे, तो उन्होंने हमको नंबर लेकर के फिर एक हॉल में वहाँ पर सबको शिफ्ट कर दिया। तो इस एक हॉल में बैठे थे वहाँ पे लोग जितने भी थे, वहाँ पे सारे जितने भी इंटरव्यू देने आए थे सबको टोकन नंबर दे करके वहाँ पर बैठा दिया गया। फिर करीबन आधे से 15 से आधे घंटे बाद, मोस्टली हाफ एन आवर बाद, आपके पास प्यून आने लगे टोकन लेकर के, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो भाई सबके चेहरे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, स्ट्रेस थे कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या होगा। लेकिन अब क्योंकि ये 5 साल का प्रोसेस है इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ऐसे बहुत से लोग हैं वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो वहाँ से जॉब छोड़ करके यहाँ यूपी में आना चाहते हैं। एक एक्चुअली मेरा एक वहाँ पे मिल गया था मुझे, जो उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू देने, क्योंकि वो उनको उस अपने स्टेट में आना था, इसीलिए। तो वहाँ पे बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, जो आईईएस हैं, कुछ लोग तो आईईएस थे, वो भी आ गए थे इंटरव्यू देने। अब हम लोग को क्या था कि हम लोग को पहले बहुत से बच्चे ऐसा लग रहे थे कि इसमें तो सिलेक्शन हो गया, अब और भी बच्चों की जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 5 साल का प्रोसेस है, तो 5 साल की जो भी तैयारी करता है उसको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है, तो वो इसमें यहाँ पे क्यों आएगा। लेकिन ऐसा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सभी लोग आना चाहते हैं, तो चाहे वो आईएएस हो, वो भी यही सोचता है कि मैं एक बार यूपी का इंटरव्यू दे आऊँ। तो गाइस, लेकिन मैं उन लोगों से थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, जो लोग ऐसे सोच सकते हैं कि गाइस आप लोग अपना जो इंटरव्यू नंबर ऑफ टाइम्स इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया, वो चीज़ ना दे करके जो बच्चे ऑलरेडी लाइन अप है उनको चांस दें। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर प्लीज़ इंटरव्यू देने ना आओ, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ताकि जो बच्चे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं वो जो है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कई बार लोग सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू तक जाते हैं और फिर यहाँ भी ज्वाइन नहीं करते। यहाँ पे भी क्या होता है, उन्होंने एक सीट क्या की, बेकार कर दिया, क्योंकि वो सीट जो किसी जरूरतमंद को मिल सकती थी उन्होंने खुद लिया और उन्होंने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। तो हुआ क्या, अब अगली बार जब कभी भविष्य में जब वैकेंसीज आएंगी तो उसको बैकलॉग में लेकर के सरकार उसके लिए भले वैकेंसी निकालकर उसके लिए एग्जाम कराते, बट एटलीस्ट वो जो सीट थी या जितनी ऐसी सीटें थी उतनी लैप्स हो गई। तो
क्या हुआ, जो जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको वाकई जॉब की जरूरत, गवर्नमेंट जॉब या एक स्टेबल जॉब की जरूरत होती है, वो चूक जाते हैं। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जिनको कुछ मिलना नहीं है, बस वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए दे देते हैं, और वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों का नुकसान करते हैं, कुछ साबित करने के लिए आते हैं एक्चुअली। तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब में हैं और आप उस जॉब से खुश हैं, तो साबित करने ना करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप और भी जिन जरूरतमंद है उनका भी ख्याल रखिए, उन भाइयों का, उन भारतीय भाइयों का ख्याल रखिए, भाइयों बहनों का ख्याल रखिए जिन्हें वाकई जॉब की जरूरत है। एग्जैक्टली, तो यही मैं चीज बताना चाहता हूँ अभिषेक, कि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे, मैं जिनसे भी मिला, बहुत ही लोग अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे थे। कोई आईएएस रेलवेज में काम कर रहा है, अच्छी रैंक पर है, कोई उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी में जॉब कर रहा है, और कोई बाहर बिहार असिस्टेंट इंजीनियर बना हुआ है, फिर भी वो यूपी में आएगा इंटरव्यू देने। पहले तो हम लोग को बहुत गुस्सा है कि ये लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर, हम लोग की मतलब कुछ लोग की सीट जो है ये लोग पक्का लेकर चले जाएंगे। और ऐसे कुछ जेई भी हैं जो जल निगम में, या फिर आपका नगर जो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें ऑलरेडी जेई हैं, वो भी आए हैं इसमें इंटरव्यू देने। हाल सब एकदम खत्म हो चुके हैं और फिर भी वो आए हैं इंटरव्यू देने कि हमको ये जो है क्रैक करना है। बस मेरी यही गुजारिश थी, अब कृपया अगर जो जॉब में है वो यहाँ पर दूसरों की सीट लेने ना आए। नहीं, खैर एक चीज ये भी होती है कि जैसे जो लोग जेई हैं या जो लोग अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है एई का, तो जेई से वो एई में अदरवाइज प्रमोट होते हैं काफी वक्त लगता है, बट वो कंप्लीट करके एई का एग्जाम दे करके अगर अपने आप को बेटर करियर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी एई के ही रैंक पे हैं और आईईएस जैसी एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका मकसद सिर्फ अपने आप को दोबारा से टेस्ट करना है या एग्जाम को वो करना है, कृपया प्लीज हमारा हम सबका यही गुजारिश है कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप एक जरूरतमंद की सीट को जो है खा जाते हो। अभी मैं लोक सेवा आयोग का वेबसाइट पे विजिट करी थी मैंने, तो उसमें ये भी देखा था मैंने कि अभी शायद इंटरव्यू लेटर उन्होंने डाले हुए हैं, जो अपना जो इंटरव्यू में जिनको कॉल गई हुई है, अगर वो डिफॉर्म करना चाहते हैं वहाँ से, मतलब अपनी सीट अपने इंटरव्यू को कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उसने एक सेक्शन निकाला हुआ है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोक सेवा आयोग एग्जाम कंडक्ट करा है उसमें एटलीस्ट ये भी डाले कि अगर बंदा वही मेंस तक पहुंच रहा है तो अपनी सीट विड्रॉल का भी ऑप्शन रख सकता है, कि मान लो अगर वो ऑलरेडी कहीं इससे बेटर जगह पोस्टेड है तो वो सीट जो है किसी जरूरतमंद को मिल जाए। तो ये भी चीज़ मैंने देखी कि ये भी चीज़ सही है, मुझे नेगेटिव चीज़ लगी जो मैंने आपको बताया। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे आपने बताया कि जो जेई हैं जो, लेकिन अगर वो अपने आप को पढ़ करके और बहुत ही मेहनत करके, क्योंकि आपको पता है एक एज के बाद जो पढ़ाई में मन लगना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। सही बात है। और करियर अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, क्योंकि अगर आप जेई के पद पर कार्य कर रहे हैं और पदासीन आप जेई के पद पे हैं, तो एक बनने में एक लंबा समय लग जाता है, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में जो ये सारी सर्विसेज है प्रमोशन में काफी टाइम लगता है। लेकिन डायरेक्टली जब आप एई बनते हो तो वो टाइम स्पैन कम हो जाता है, तो उनकी बात अलग है। हर किसी का हक है अपने आप को अपना इंप्रूव करने का, लेकिन किसी का हक मारने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इनके लिए तो ये तो ठीक है, एक तो पॉलिटिकल हम लोग को भी ये लगा कि देखो यार इतने बड़े एडेड एज में हैं, तो हम लोग उनसे गए कुछ सीखने। इंटरव्यू से पहले हम लोग उनसे कुछ सीखने गए, सर बताइए क्या क्या पूछ सकता है इंटरव्यू एग्जाम में। तो उसमें उन लोगों ने हमको ये कहा, बेटा बस स्कूल रहो, बस इंटरव्यू है, दे आओ, बस खत्म करो काम, और कुछ मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें पता ही है आप कितना नर्वस रहता है इंसान। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ एक दो क्वेश्चन उन्होंने बताए ब्रिक्स से रिलेटेड, तो वो हम लोगों ने जाना है, और बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ वहाँ पे ज़्यादा बात हुई नहीं। तो जैसे ऐसे, लेकिन हम कॉलिंग आ रही थी, जैसे बढ़ती जा रही है, और सब सोच रहे थे किसका नंबर आए। तो एक्चुअली वो सीएल वाइज ही चल रहा था, लेकिन जो उसके पहले थे चार पैनल थे, तो जिसका नंबर बाद में आता था वो पहले से ही मतलब सतर्क रहता था, नर्वस में अंदर और बढ़ जाती थी। तो मुझे बस इतना ये चीज़ थोड़ा सा था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हाँ, जब हम लोगों ने वहाँ पे प्योन को देखे, वहाँ पे प्योन यार वो वाले थे जो नहीं वाइट कैप लगाते हैं, उनको दीवान कहते हैं। तो वो देख कर एक अलग ही फीलिंग आई कि यार इनकी ये हमें एस्कॉर्ट करके उस रूम तक ले जाएंगे, तो वो हमें एक अलग फीलिंग लगा। तो मुझे अलग लगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा था, तो जो और लोग इंटरव्यू देने आते उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि वहाँ पे कि आपको कोई वाइट हैट वाला आपको एस्कॉर्ट करके आपको रूम तक लेके जा रहा है। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब जानते ही होंगे फिर भी कि जो एई की पोस्ट होती है वो एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो ये जो सम्मान मिलता है वो वही था। और एई जो है वो कहीं ना कहीं डीएम के इक्विवेलेंट माना जाता है, जो पे स्केल वगैरह है वो डीएम के इक्विवेलेंट ही होता है। भले
प्रशासनिक क्षेत्र में डीएम साहब कहीं ऊपर हो एई से, लेकिन एई का जो पे स्केल है वो डीएम के लमसम बराबर ही होता है, तो वही सम्मान आपको मिला, तो काफी अंदर से आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंट फील हुआ होगा उससे। वही चीज, ये चीज अच्छी लगी। और फिर जब मैं इंटरव्यू देने गया तो तब मेरा नंबर आया, तो मेरा नंबर एक्चुअली लंच के बाद आया था। तो लंच के बाद हम लोग ज़्यादातर वो लंच में बस चाय और बिस्किट का पैकेट दे देते हैं, तो वो हम दोनों ने खा करके फिर मेरा नंबर आया लंच के बाद, तुरंत ही बाद मैं गया, मुझे एस्कॉर्ट करके वो ले गया वहाँ। मेरी सांसें एकदम बढ़ चुकी थी, भैया होने वाला है इंटरव्यू। तो मैं गया, तो मैं पानी वानी पी करके मैं चला गया, मैं गया उसके, उसने एस्कॉर्ट करके मुझको ले गया। फिर जब रूम था, रूम के सामने चेयर पड़ी रहती है, तो वहाँ पे उसने मुझे बैठा दिया कि एक का चल रहा है, इसके बाद आप जाइएगा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ भी पानी की व्यवस्था थी आपके लिए, वहाँ भी आप पानी पी सकते हो, आप ना बस फील कर रहे हो। पूरी अधिकारी वाला जो एनवायरनमेंट था, पूरा एम्बियंस देने की हाँ, कोशिश की गई थी। वहाँ भी आप पानी पी सकते। मैंने वाला भी पानी पिया, और पहले भी मैं पानी पी के आया था, वहाँ भी मैंने पानी पिया, नर्वसनेस की वजह से। नर्वसनेस की वजह से। और फिर जब मुझे याद है कि मेरा 4th पैनल में पड़ा था, और जैसे ही बंदा अंदर से निकला तो फिर पियोन ने मुझे आवाज़ नहीं बोला कि ये सर आप जा सकते हो अंदर। तो मैं कई गेट खोल के अंदर गया, तो मैंने मेडीजी का इंटरव्यू प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उसमें बताया था थोड़ा बहुत ही कैसे आपको वहाँ पे बताना है, जाना है। लेकिन ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं गया, गेट मैंने खोला, फिर अंदर देखा 3 लोग थे वहाँ पर। एक मिडिल में सर बैठे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, और साइड में, दोनों साइड में 2 लोग और बैठे थे, दोनों टेक्निकल हेड। छोटा पैनल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 3 लोग का पैनल था। और लेकिन जो डिस्टेंस था हमारी सीट और उनकी टेबल के बीच में, वो थोड़ा सा काफ़ी था, वो ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बुलाया अंदर, और फिर बैठने के लिए बोला, तो मैं जाकर के बैठ गया। मैंने विश किया एज इट इज़, जब जाते सबको विश करते हैं, तो सबसे पहले विश किया मैंने तीनों को, और फिर उन्होंने मुझे बैठने बोल दिया, मैं बैठ गया। सबसे पहले जो बीच में बैठे थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। जो पैनल के चेयरमैन, पैनल के चेयरमैन थे बेसिकली है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किए, तो मैंने बता दिया जो भी था मेरा इंट्रोडक्शन, कि मैं मतलब नाउ आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई वाज वर्किंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज, और मेरा बैकग्राउंड सब कुछ मैंने उनको डिटेल नॉलेज दे दी। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन था, वो उनका था कि आप ये बताओ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझसे इतना इजी सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये बताओ पीएम कौन है। मैंने कहा उस समय नर्वसनेस इतना ज़्यादा था, मैं इतना क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझसे पीएम पूछ देगा, पीएम बताओ कौन है। तो मैंने मतलब बता दिया, मैंने बोल दिया नरेंद्र मोदी जी। सेकंड टाइम से फिर उसने बोला यार अच्छा चलो तुम बताओ प्रेसिडेंट कौन है। तो मैंने प्रेसिडेंट जी का भी नाम बता दिया। फिर बोलता सीएम कौन है। तो मैंने, जब मुझे लगा ये इतने इजी सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मतलब मैं एकदम से शक्ल से क्या है, मतलब मैं ये क्या चल रहा है, खेल चल रहा है क्या। तो फिर बोले सीएम कौन है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सीएम कौन है। तो मैंने बताया, तो मैं थोड़ा सा रुक के बताया, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैंने बोला श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो फिर उसने एकदम जैसे ही मैंने सवाल किए, जैसे ही मैंने आंसर दिया, तुरंत पूछा आपने योगी जी को तो उस काबिल समझा कि आपने उनके सामने नाम के पहले श्री लगा दिया, लेकिन आपने मोदी जी और अपने प्रेसिडेंट को तो एक काबिल ही नहीं समझा, और कि आप उनके सामने नाम के सामने पहले श्री लगाएं। तो मेरे माइंड में बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस था, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट यही मेरा चला गया सर के सामने कि मतलब बताओ। फिर मैं मतलब एकदम ही डिमोटिवेट हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझसे ब्लंडर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। लेकिन हालांकि मैं नाम से ही बताए थे दोनों के, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक था। फिर उन्होंने बोला कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हो, तो लखनऊ में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, प्लेसेस कौन से हैं, कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो ये एक दो मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे बस। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे साफ साफ डायरेक्टली बोला, फिर उन्होंने कहा कि टेक्निकल जो हेड है ये आपसे सवाल पूछेंगे। तो जो उनके लेफ्ट हैंड में थे टेक्निकल थे, उन्होंने सबसे पहले सवाल मुझसे पूछा। टेक्निकल फ्रेंड गाइस मैं बता देता हूँ उन्होंने कौन कौन से सवाल मुझसे पूछे थे। सबसे पहले तो उन्होंने उससे पूछा कि सीमेंट टेस्टिंग के बारे में पूछा कि सीमेंट टेस्ट क्या क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं सीमेंट के। उसके और जो मैंने टेस्ट पूछा, जैसे जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो उसी में से सवाल निकाल रहे हैं
समझ रहे हो अभिषेक? मतलब ये चीज है कि अगर मैंने सीमेंट का उनको कोई भी साउंडनेस टेस्ट बता दिया तो वो साउंडनेस से ही सवाल पूछेंगे कि आप इसका ये बताओ, आप कुछ इससे उसी उसी से रिलेटेड की विकेट एपरेटिस के बारे में पूछ हाँ, विकेट एपरेटिस के बारे में मतलब उससे जो जो चीज रिलेटेड है आपसे वो उस वही चीज पूछेंगे। और जैसे कि अगर आपने कुछ अलग बोला तो आपको आपके शब्द में ही वो आपको जो है निचोड़ लेंगे। बेसिकली उनका मकसद ये होता है देखने का कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। और अगर आपसे कहीं उन्होंने कोई सवाल पूछा, घुमा के पूछा, तो आप सिचुएशन को टैकल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली उस चीज को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये चीजों एक मकसद होता है देखने का। मतलब जो चीज आपसे बोलोगे, अगर भले ही आपने वो चीज गलत बोली या सही बोली, वो उसमें से ही आपको उठाकर भी पूछेंगे, वो कुछ अपने आप से ही पूछेंगे। पहला क्वेश्चन वो आपसे जरूर पूछेंगे अपने मन से, लेकिन जैसे जैसे आप बोलते रहोगे वैसे वैसे आपसे और पूछते रहेंगे। फिर सबसे पहले तो उन्होंने सीमेंट की टेस्टिंग पूछा, फिर मैंने उनको टेस्ट सारे बता दिए नॉर्मली एज यूजुअल जो भी टेस्ट थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कंक्रीट पूछा, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट भी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक सवाल मुझसे और पूछा था, टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग क्या होती है, मतलब फ्लोरिंग कौन कौन से टाइप की होती है। फिर एक चीज़ जब मैं बताना चाहूँगा कि जो सेकंड, फिर उन्होंने मुझे सेकंड जो तीसरे मेंबर थे, जो सेकंड टेक्निकल हेड थे, तीसरे मेंबर और सेकंड टेक्निकल हेड, उनसे बोला कि सर आप पूछिए इनसे सवाल। तो उन्होंने मुझसे दो सवाल पूछे थे बिल्डिंग मटेरियल से। एक तो मुझे उसमें टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग पूछी थी, जैसा कि मैंने बताया, और डोर्स पूछे थे, डोर्स कितने कितने प्रकार के होते हैं, स्टेयर्स पूछी थी। ऐसे कि मतलब बेसिकली आपसे प्रैक्टिकल सवाल मुझसे ज़्यादा किए गए थे और आपका थ्योरेटिकल रिलेटेड थोड़ा सा कम था, क्योंकि पता है आपको कि एई के एग्जाम में देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा इम्प्लीमेंट रहती है, तो इसलिए आपको उस पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। हालांकि मैंने जब इंटरव्यू देने, जब उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस करने को कहा था, तो मैंने अपना ये चीज़ बताई थी कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन जो जितनी भी प्रैक्टिकलिटीज थी लाइफ की उससे ज़्यादा पूछा मुझसे। और फिर एक फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट पूछा, ये कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे ये चीज़ पूछी थी। और जैसा कि मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी, काफ़ी अच्छा सवाल था वो मेरा, वो आरसीसी के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये बताओ जो लिमिट स्टेट मेथड होता है उसके क्या यूज़ हैं, मतलब लिमिट स्टेट क्यों आप फॉलो कर रहे हैं, अब वर्किंग स्ट्रेस क्यों नहीं ला रहे। तो ये तो जो भी आरसीसी पढ़ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का बनता है, तो ये सवाल नॉर्मली सवाल पूछे थे कि आप इन सबको टैकल कर सकते हो, ठीक है, उससे जितने भी सवाल पूछे। लेकिन जब मैं इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो गया और मैं बाहर निकला इंटरव्यू करने, तो थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया मुझसे कि आपने योगी जी को तो बहुत काबिल समझा, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी जी को तो एक प्राइम मिनिस्टर को तो आपने अपनी इज्जत ही नहीं, सम्मान नहीं दिया। तो वो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इंटरव्यू टाइम पे, तो वो मुझे लगा कि ये मेरा थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ गई है। एक्चुअली क्या होता है ना, उस समय माइंड फ्रेम कुछ और ही होता है। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपसे कोई टफ सवाल पूछेगा, कोई, हम इतना सारा प्रिपरेशन करके गए होते हैं, अब बाद में बंदा आपसे ये पूछ देता है तो आप एकदम ही जो है नर्वस हो जाते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ वहाँ पर हुई थी। ये अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम जो फ्लो में जो चीज़ हमारी चलती रहती है वही निकल जाता है वही फ्लो निकल में। जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब तक आपका कहीं सिलेक्शन हो नहीं जाता, आप तैयारी के प्रोसेस में हो, अपनी जो शब्दावली है उसको आप अप टू डेट रखिए। जैसे मुख्यमंत्री हैं, इनके नाम के आगे माननीय लगता है, किसी भी विधायक या जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके नाम के आगे माननीय लगता है, वो चाहे प्रधानमंत्री महोदय ही क्यों ना हो। लेकिन जो भी आपके राज्यपाल हो गए, आपके उपराष्ट्रपति हो गए, आपके राष्ट्रपति हो गए, इनके नाम के आगे, इनके नाम से पहले हमेशा महामहिम लगता है। तो जब भी आप संबोधन करें, एक प्रयास बनाएं कि आप इन शब्दों का प्रयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसलिए करें क्योंकि आप उनके प्रति बहुत एलिजियस दिखाना चाहते हैं, इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कभी आपसे भी सवाल निकल गया, आप किसी भी राज्य के हो सकते हैं, मान लीजिए आप यूपी के ही हैं और आपके भी अगर उससे निकल गया कि योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन अगर आपने माननीय नहीं लगाया अपने नाम के से पहले माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि सही तरीका वही है नाम लेने का। और आप देखिए कहीं पे भी शिलान्यास होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है जहां जनप्रतिनिधि अपना योगदान देते हैं, तो जहां भी उनका नाम लिखा जाता है उस शिलान्यास पे, जो मतलब पूरा जो स्टोन एनग्रेविंग होती है, उनके नाम से पहले माननीय श्री लगता ही लगता है। तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखें कि जो जब तक आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तो जो एक
एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है उसको अपने आप जीवन शैली में, अपने जो रोज की जो है दिनचर्या उसमें लेकर के आइए। वरना क्या होगा, अगर आप ऐसे ही कैजुअल रहेंगे तो इंटरव्यू में भी वही कैजुअल चीजें निकल जाती हैं जो आपके मार्क्स को मतलब कम करेंगी और एक बार आप वो बोल चुके तो अपने शब्दों को तो आप वापस ले नहीं सकते, तो उसको संभालने में बहुत ज्यादा आपको मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है आप संभाल भी ना पाए और उनसे जो नकारात्मक असर पड़ा वो तो पड़ ही गया। तो मेरा बस यही कहना है कि जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक अपनी जो आपकी शब्दावली है, जो आपकी भाषा शैली है, जो आपका आचार विचार है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आप स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वही आप इंटरव्यू में जाकर परिलक्षित कर पाओगे जो आपका अभी तक चलता आया है। सही तो सही बात। और एक चीज और है, जब मैं आपसे निकला तो मैंने काफी लोग जो इंटरव्यू दे के आए थे उनसे भी डिस्कशन हुआ हम लोग का कि क्या भाई आपसे क्या सवाल पूछे हैं। तो मैंने ये चीज देखी, जो ऑलरेडी लोग वर्किंग में हैं उनसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और काफी यूजफुल क्वेश्चन पूछे गए थे। और इनके कंपैरिजन में तो मुझसे बहुत ही कम पूछा गया। जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पे जो एमईएस में काम कर रहे हैं, ऐसे एसएससी जेई में, बॉर्डर बीआरओ में पोस्टेड हैं, वो भी आए थे यहाँ पर इंटरव्यू देने, तो उनसे भी काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे। तो गाइस, जो लोग वर्किंग में हैं और ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी का बेसिकली ज्यादा ध्यान दें कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस चीज से ही रिलेटेड वो सवाल पूछेंगे। दोस्तों, इस चीज से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इंटरव्यू का मकसद एक ये भी होता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और रिटन एग्जाम में तो आपने अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रूव कर दिया, लेकिन आपके व्यक्तित्व में गंभीरता कितनी है और आप अपने काम को लेकर सीरियस कितने हैं, ये इंटरव्यू से निकल के आता है। तो जो लोग वर्किंग हैं उन्होंने अपने काम को कितना सीरियसली लिया, उसमें कितनी निष्ठा दिखाई, उसमें कितनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया, ये भी पता चलता है कि उन्हें उस काम के बारे में, उस विषय के बारे में कितना ज्ञान है। और इसीलिए जो लोग वर्किंग होते हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है तो काफी डिटेल्ड हो जाता है, उनसे काफी डेप्थ में इन-डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसका मकसद यही होता है देखना कि आपने जहां भी काम किया, आपने सीरियसली काम किया कि नहीं किया, आपने उसको जिम्मेदारी से करने की कोशिश किया नहीं किया, बस आपका ये था कि चलो एक जॉब लग गई है, ये जॉब करते रहे, बाकी कहीं और होगा तो यहाँ से निकल लेंगे। तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप यहाँ पे भी अगर आओगे तो अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो आप इसको भी छोड़ के चले जाओगे। तो सरकार का एक बहुत बड़ा संसाधन, एक जो धन होता है, जो आपकी ट्रेनिंग पे और पोस्टिंग वगैरह पे जो खर्च होता है, वो व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए ऐसे इंटरव्यूज में इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं कैंडिडेट्स को चुना जाए, पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा रखी जाए सिलेक्शन की, जो गंभीर हो और जो निष्ठावान हो। तो अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि आप कहीं और जॉब मतलब कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं गवर्नमेंट की और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप तैयारी अच्छी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए ना जाएं, आप जाइए अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी वहां मिल सकती है, लेकिन आप जहां कार्यरत हैं उसके विषय में आपको संपूर्ण ना सही तो भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कम से कम जो ये साबित कर सके कि आपने वहां पर निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और परिश्रम के साथ काम किया है। बहुत से लोग पता है ऐसे भी थे, मतलब जो कि जिनका 5 साल का गैप होता है तो काफी लाइफ स्पैन काफी बड़ा स्पैन होता है, तो 5 साल में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो नेता नगरी में चले गए थे, कुछ अपने फैमिली का या कोई प्रधान है, कोई पापा में प्रधान, तो वो पूरा काम संभाल रहे थे। तो अब जो इंटरव्यू जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आपसे भाई क्या पूछा गया, तो वो तो साफ साफ बोल रहे थे कि यार हम तो 5 साल से छोटा हुआ है, हमने ना ही कुछ पढ़ाई करी है, जो उन्होंने हमसे जो हमारा फील्ड वर्क था उनसे ही सवाल पूछे हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रधान है तो प्रधान में काम क्या होगा कि मान लो गाँव में कुछ सही हो रहा है, सड़कें सही से बनी है, जो ये चीज़ जो काम आ रहा है वो कौन से किस योजना के थ्रू वहाँ पे काम आया है, तो ये सब चीज़ वो वहाँ पे उनसे भी पूछते हैं। तो बेसिकली मतलब ये समझ लो कि जरूरी नहीं कि आपने वहाँ पे टेक्निकल हेड देने हो तो आपको सिर्फ टेक्निकलिटीज के ही पूछेंगे। आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हो, समाज में कोई भी आप काम कर रहे हो, उससे जुड़े सवाल पूछिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो जीवन के हर पहलू को छू के जाती है। अगर आप घर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली सिविल इंजीनियर इसको डिजाइन करेगा, आप ऑफिस में उसको भी सिविल इंजीनियर ही बनाएगा, हॉस्पिटल तो भी सिविल इंजीनियर, एयरपोर्ट तो भी सिविल इंजीनियर, और वो भी सड़क को भी सिविल इंजीनियर ही बनाया हुआ है। और अगर आप गांव में हो तो गांव में जो नहर की व्यवस्था है, जो सड़कों की व्यवस्था है, और अभी तो सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री आवास योजना चली है कि जो गाँव में मकान बनाए जा रहे हैं उसका भी एक तरीके से जो ओवरसीइंग का काम होता है,
निरीक्षण का काम होता है कि वो सारी चीजें वो सिविल इंजीनियर का ही होगा, क्योंकि जो भी मकान बनते हैं वो एक स्टैंडर्ड पे बनते हैं कि उसका भी मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कि बाथरूम कितना मिनिमम एरिया कितनी होनी चाहिए, किचन का मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, आपके जो बेडरूम या ड्राइंग कह लो आपकी जमीन से लेके वो स्पेसिफिकेशन जो है, जो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो आप किसी भी फील्ड के हो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस उस फील्ड में आपने कैजुअली दिखा दिया एक एक्सपीरियंस लेटर के हिसाब से कि आपने वहां काम किया और आपको उसके बारे में कुछ ना पता हो, वो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो जाएगा। एग्जैक्टली। और मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपने वहाँ पे इंटरव्यू लगा दिया है तो उनको पता ही नहीं होगा कि आपने इंटरव्यू किया है कि नहीं, मतलब कहाँ पे आप कार्य हो तो क्या नहीं, जो आप वहाँ पे तुरंत सामने बताओगे उसी की बेसिस पे आपको जज करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हो उसको एकदम निष्ठापूर्वक काम करिए। दोस्तों एक और चीज कहना चाहूंगा, जो इंटरव्यू में जो पैनल बैठा होता है उन लोगों की पैनलिस्ट की जो उम्र होती है वो 60 साल के आसपास होती है, और हम जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं इनकी मैक्सिमम एज 30 साल के आसपास होती है, तो जो उनका एक्सपीरियंस है ना वही आपकी उम्र से ज्यादा होता है। आपके दुगने उम्र से उन्होंने चीजें देखी होती है, तो अपने बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप अगर झूठ बोलते हो, चीजों को घुमाने की कोशिश करते हो, या फेक, या वो चीज जो कहते हैं ना कि इमेजिनरी चीज उनके सामने, एक काल्पनिक चीज उनके सामने रख करके आप सोचते हो कि अगर आप ब्लफ कर ले जाओगे, बेवकूफ बना ले जाओगे, तो वो संभव नहीं, क्योंकि वो अपने फील्ड के मजे में धुरंधर होते हैं, और मजे में धुरंधरों को जो है आप इतने आराम से बेवकूफ नहीं बना पाओगे। हाँ, आपको लगेगा कि आपने बेवकूफ बना दिया है, वो ऐसा जताएंगे भी कि वो आपकी बातों में आ रहे हैं, बट वो आपको पूरी गहराई से आपका आकलन करके आप उसी हिसाब से आपको मार्क्स दे देंगे, और जब रिजल्ट सामने आएगा तो आपको पता चलेगा बेवकूफ असली में या वास्तविकता में कौन बना है, वो या फिर जो बेवकूफ बना रहा था। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो आप हैं आप वही अपना जो रियल सेल्फ है वहां दिखाने की कोशिश करिए, बनावटी चीजें कृपया ना रखिए, क्योंकि वो आपके लिए हितकर साबित नहीं होंगी, आपके लिए नकारात्मक या घातक साबित हो सकती हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों को इस चीज को एग्जाम आने वाला है यूपीएससी का, जो नवंबर में अभी निर्धारित हुआ है, तो भाई सभी लोग अच्छे से पढ़ना, उसके लिए बहुत ही समय बाद ही एग्जाम अपॉर्चुनिटी मिली है आप सभी को। अभी आप जैसे मैंने बताया कि लोक सेवा का जितना भी एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का मोस्टली 5 साल के गैप में आपका ही आता है, जैसा कि चलता आ रहा है। अब हो सकता है इस साल कुछ ट्रेंड बदल जाए, लेकिन फिर भी आपको पूरी अच्छे से इस पर तैयारी करनी है। सो भाई ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।